किताब में मर सकता है शब्द, साउंड में नहीं मरता कभी, कहीं ना कहीं चलता रहता है। मतलब फिल्म में गाना है पर फिल्म ही नहीं होना चाहिए। गीत को गीत की तरह लिखता हूँ और गीत में कविता हो सकती है, गीत कविता थोड़ा सा अंतर मानता हूँ। जरूरी नहीं है जो लिखा है वही अंत था। मुझे यही लगता है कि इसके अलावा मैं और किसी भाषा में बात बहुत अच्छे से कर नहीं सकता था। ऑडियंस ही अपने साहित्य, अपना लिटरेचर, अपनी मूवी और अपने गाने तय करती है। हम भारतीय कुछ अतिरिक्त भावुक लोग हैं, इसलिए जो एक चीज़ हमें सबसे ज़्यादा पाकीज़गी और पोशीदगी से करनी होती है वो होती है मोहब्बत। और मोहब्बत का जो पहला वर्क हम लोग गढ़ते हैं वो बहुत चोरी छिपे गढ़ते हैं, किसी को पता न लगे, ताकि किसी को हमारी गर्म ख्वाहिशों का अंदाज़ा ना हो जाए। लेकिन गरारी वहाँ आके फंसती है जब बात इजहार की आती है, कहें कैसे। लेकिन हमें मालूम होता है कि हम आसमान में अपने दोनों हाथ उठाएंगे और एक अदृश्य झालर जाने कहाँ से आके हमारे हाथों से लिपट जाएगी। वो अदृश्य झालर फिल्मी गानों की होती है। कहाँ नहीं जा रहा है तो व्हाट्सएप पे गाना भेज देना यार, है ना। तो इस अदृश्य झालर को मजरूह सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, शैलेंद्र गुलजार बाद के दिनों में और जावेद अख्तर जैसे लोगों ने मजबूत किया है। हमारे साथ आज 3 महत्वपूर्ण लोग हैं जो इस अदृश्य झालर में नए चांद सितारे टांक रहे हैं। मैं उन तीनों को यहाँ बुलाता हूँ। तीनों बहुत मुख्तलिफ स्वाद के लोग हैं, मुख्तलिफ स्वाद के गीत लिखते हैं और हमारी इजहार नाकामी, सामूहिक इजहार नाकामी का एकमात्र सहारा यही तीनों लोग हैं। फिलहाल हमारे साथ राजशेखर हैं। वो जहाँ कहीं भी हो, मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो उनसे दरख्वास्त है कि वो स्टेज पे आ जाएं। राजशेखर मधेपुरा बिहार से आते हैं, दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़ाई करते हैं और अब बम्बई में गीत लिखते हैं। बॉलीवुड की गुलाबी और चमकदार सी दुनिया में कस्बाई भदेसपन की छौंक ये लेकर आए हैं। और ये बेवजह नहीं है कि जब लोग इनसे बॉलीवुड गानों में भी कविताई बचाए रखने या बनाए रखने की कम से कम उम्मीद पाले हुए हैं। हमारे साथ कुमार हैं। कुमार सर होंगे पीछे। कुमार सर सिर्फ हिट गाने लिखते हैं और उस पीढ़ी की भाषा में लिखते हैं जो पीढ़ी यहाँ बैठी हुई है। स्मार्टफोन पे गाना टाइप करके भेज देते हैं। तेनू में लव करदा, बेमतलब करदा, बाहों में आ सोनी है बस आज रात के लिए। और जिनके बारे में हमारे दिल्ली के मित्र मिहिर पंड्या कहते हैं कि वो बिस्लेरी के पानी में गोलगप्पा खाने वाली पीढ़ी के गीतकार हैं। हमारे साथ एक और नौजवान है इंदौर का, पुनीत इंदौर से हैं। बम्बई की ज़मीन में अपना पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने औरंगजेब, तमंचे, रिवॉल्वर रानी जैसी फिल्मों के गाने लिखे हैं। मैंने सुना है कि बचपन में ताऊ जी के बेटे की कविताएं चुरा करके स्कूल में सुनाते थे। एक दिन चोरी पकड़ी गई, ईगो हर्ट हो गया और फिर अपने आप कविताएं लिखने लगे और अब यहाँ आ गए। मेरा नाम कुलदीप है, मैं भी लल्लन टॉप के लिए काम करता हूँ। मेरे आप सभी से पहले ये कि इस सेशन को यहाँ करने की ज़रूरत इसलिए है कि ये तीनों ही लोग दरअसल अलमारी में बंद करके रख दिए गए या छज्जों पर छूट गए या हरी घास पर बिखरे हुए शब्दों को बॉलीवुड के गीतों में वापस लेकर आ रहे हैं। 80 और 90 का दशक बीत गया है, अब चांद, चेहरा, धड़कन से हमारे गीत आगे बढ़ रहे हैं। इन लोगों का एक बार जोरदार इस्तकबाल कीजिए। ये लोग बड़े इंतजार के बाद आए हैं। मेरे पास सवालों की लंबी लिस्ट है और सामने भी लोगों के पास सवालों की अच्छी लिस्ट होगी। और कुछ सवाल आप तीनों से कॉमन हैं जो बारी बारी से मैं चाहूँगा कि आप अपनी राय रखें। पहला तो यही कि फिल्मों में भी और गीतों में भी आंचलिकता के लिए एक्सेप्टेंस बढ़ी है, रीजनल आइडेंटिटी और रीजनल शब्दों के लिए। जैसे आपने लिखा रिक्वेस्टा पाइयां वे, तो रिक्वेस्ट का पंजाबी तरीके से बहुवचन कर दिया, है ना। मतलब एक झटके में जलंधर से कनाडा तक का सफ़र। तो या आप जब तनुजा त्रिवेदी के लिए गाने लिख रहे थे या मन्नू भैया का करिए घनी बाबरी, मेरी दिलचस्पी ये जानने में है कि ये शब्द आ कहाँ से रहे हैं, इसकी रिसर्च कहाँ हो रही है, वो डिक्शनरियाँ कौन सी हैं, वो किताबें कौन सी हैं, वे लोग कौन से हैं जो ये शब्द मुहैया करा रहे हैं, ये कौन से पानी में कौन सा रंग घुला है अपने। शेखर बोलो यार, बोलो। सबसे आगे बैठने वाले, बेंच पे बैठने वाले विद्यार्थी जैसी हालत है मेरी। इसकी कॉपी सबसे पहले ली जाती है।
बिहार से हूँ और श स का दिक्कत अभी भी चल रहा है। तो वो आप लोग मैनेज कर लिया। मुझे इस तरफ देखने में काफ़ी दिक्कत होगी, यूनुस भाई बैठे हुए हैं, मैं नज़र बार बार मिला नहीं पाऊंगा, तो इसी तरफ देखता रहूँगा। दरअसल अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे पास इसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा था नहीं कि उर्दू मतलब परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है, इस तरह की उर्दू तो सुनी थी, पर उसका पता नहीं था कि असल में गमदिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल पर। मतलब वो मेरी अपनी ज़बान नहीं लगती थी, और क्योंकि मेरी पढ़ाई नहीं हुई थी उस तरह से। हिंदी से भाग करके आए थे इधर, तो हिंदी वालों की तरफ एक बहुत गुस्सा था वैसे भी कि अच्छा मत छापो अभी कविताएं, बाद में बताएंगे। तो यही कुछ शब्द थे जिस पे कि मुझे लगता था कि इसमें चाहे इरशाद भाई हो या कुमार हो या वरुण हो, कोई भी, बेटा इसमें तो नहीं पकड़ पाओगे हाथ मेरा। ये जब बिहार की बात होगी या जब या सबके लिए अपना अपना कि ये जब पंचफोरन की बात होगी तो वहां पे मुझे लगता था कि मैं क्या एक थोड़े से आजकल के जमाने में मैं भी बात करूंगा, एक्स फैक्टर मैं क्या लेके आ सकता हूं। और दिक्कत की बात मेरे लिए ये थी ज्यादा कि बहुत सारी फिल्में उस वक्त पे यूपी बिहार के तरफ के किरदार उसमें नहीं थे। तो पता नहीं कैसे अच्छा सा हो गया मेरे साथ कि ये तनुजा त्रिवेदी मिल गई, और कानपुर, लखनऊ और ये सारी गली मोहल्लों के शब्द मेरे पास कुछ थे पहले से। दिल्ली में रहने का कुछ फ़ायदा ये हुआ कि थोड़ी बहुत पंजाबी, हरियाणवी थोड़ा बहुत जानता था। तो ये सारे शब्द जो हैं मैं वहाँ से अपने साथ लेकर के आता। दरअसल मुझे यही लगता है कि इसके अलावा मैं और किसी भाषा में बात बहुत अच्छे से कर नहीं सकता था। तो ये ऐसा नहीं कि मेरी मजबूरी ही थी बेसिकली। ये सवाल क्या था अपना? सवाल ये था कि इन शब्दों का सोर्स क्या है। यार जहाँ तक मेरा ताल्लुक आता है लिखने का, मैं ज़्यादा प्लानिंग में नहीं पढ़ता हूँ कि मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करूँ। वाइल राइटिंग लिखते लिखते जब आप कोई दिशा सिलेक्ट कर लेते हैं, उस दिशा में कुछ शब्द खुद ब खुद आपके तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जहाँ तक पंजाबी लैंग्वेज का ताल्लुक है, पंजाब से हूँ, जलंधर से हूँ, तो ऑब्वियसली वो जब मैं बोलूँगा भी तो हिंदी उसमें पंजाबी रिफ्लेक्ट करती है। तो जब मैं गाने लिखता हूँ, अगर मैं रिक्वेस्ट वर्ड लिख रहा हूँ, मैंने रिक्वेस्ट कभी पढ़ा ही नहीं था, ऐसा लगता है उसके पीछे, रिक्वेस्ट के पीछे ऐसा लगता है मुझे पता नहीं। तो मैं वाइल राइटिंग मेरे जो मैं बोल रहा था मैंने उसको गाने में कन्वर्ट कर दिया सिर्फ। तो जो रिक्वेस्ट वर्ड था उस पर ऑब्जेक्शन भी थे, शब्द नहीं होता। मैं क्या इसके बाद शुरू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है? एक बार मैंने लिखा कि आंखें जब तुम्हें देखती हैं तो बहुत सोचती हैं, तो बहुत आंखें तो सोचती नहीं। मैं कहा आपको क्या प्रॉब्लम है, इसके बाद शुरू हो जाएगी सोचने। तो जरूरी नहीं है जो लिखा है वही अंत था। आज के दौर में अगर पोइट्री बदल रही है, राइटिंग बदल रही है, मैच 5 डे कितने लोग देखते होंगे। i20 में ज़्यादा मजा आता ना, लोग i20 की तरफ ज़्यादा खींचते हो। तो गाना सिमट के हुक लाइन बन गया। और अब ये नहीं बोलता मुखड़ा सुनाओ, हुक लाइन क्या है गाने की। तो डायरेक्टर से लेके प्रोड्यूसर से लेके जितने लोग उस काम में शामिल होते हैं सब हुक लाइन के पीछे लगे होते हैं। हमें ये नहीं पूछा जाता क्या लिख रहे, हुक लाइन क्या है गाने की। तो अगर आप हमें जैसा बना रहे हो हम वैसा बन रहे हैं। अब ये बात है मैं उस चीज़ को अफोर्ड कर पा रहा हूँ, मैं नो बोलना अफोर्ड कर सकता हूँ उस चीज़ को, नहीं तो मैं वो काम करता हूँ। तो मुझे लगता है सोच डिजिटल हो सकती है लेकिन इमोशन कभी डिजिटल नहीं होता। इमोशन तो जो भी रहा हो, इमोशन तो रहते हैं। आपके पास आंख है तो आंसू भी जरूर होगा, गाना अच्छा होगा, टच करेगा, आप सुनोगे, नहीं होगा तो नहीं करोगे। भाषा कहाँ से आई, तो भाषा कहाँ से आई ये तो क्या कहूँगा कि मेरे अंदर कहाँ से आई, लेकिन यही था बात कि वो मतलब मैं ये स्पेसिफाई कर दूं कि जैसे मुंबई बहुत ही संभ्रांत शहर है, बहुत सोफिस्टिकेटेड शहर है, और यहाँ सोफिस्टिकेटेड पार्टीज में सोफिस्टिकेटेड महिलाएं जब विस्की पीती हैं तो उस पर नैपकिन लगा लेती हैं। और उस शहर में आप लिखते हैं मार दई कट्टा फक्क धनी से। तो यहाँ कट्टा लोगों को पता भी नहीं होता कि 12 बोर क्या है, 15 बोर क्या है। तो ये आपकी परवरिश से ही है या इसके लिए कोई रिसर्च है, या एक आप नए जो छोटे शहरों से जो लोग आ रहे हैं
गीतों की दुनिया में, क्या उन पे कोई अतिरिक्त दबाव भी है कि यार हमको यही लिखना है क्योंकि अभी ये कूल है? नहीं, वो तो है, वो तो हमेशा रहता है कि यार ये सबसे बड़ा दबाव तो ये रहता है कि यार कोई कुमार जैसी लाइन दो, मतलब मैं नहीं दे सकता क्योंकि वो कुमार भाई हैं, तो वो आप उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा कम पैसे वाला कुमार चाहिए तो नहीं मिल सकता, वो सोना चाहिए तो उसी भाव में मिलेगा। ऐसी की बात नहीं। तो मतलब मैं बहुत कमर्शियल हो गया हूँ मतलब। अरे हाँ, मैं कमर्शियल हूँ, मुझे इमोशन भी मिलेगा तो मैं कमर्स डालने की कोशिश करता हूँ। कोई गीत आपकी तरफ भी बाजार के थ्रू ही जाता है, तो बाजार भी गाने में होना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल वही। तो मैं तो छोटे शहर से आया था और इंदौर से आया था, तो वहाँ जो शब्द थे उन्हीं का मैंने इस्तेमाल किया, क्योंकि वो फिल्म जो रिवॉल्वर रानी थी वो बुंदेली में थी। मेरा बुंदेली का बैकग्राउंड नहीं, मेरी मम्मी जो है वो थोड़ी बुंदेलखंड की तरफ से हैं, तो वहाँ का शब्द मैं जानता था। तो ये बात है कि वो जो अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अपनी गली का शेर हूँ मतलब मैं। तो उस इलाके में जो होता है उसमें मैं पूरी तरह अपनी जो ईमानदारी से कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, और वही शब्द हैं जो मुझे मिले हैं अपने इलाके से, क्योंकि जिस इलाके में पला बड़ा ही अच्छा था मैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट था, खराब भी था बट था। तो हमारे में क्या था कि एक बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए एक मीडियम होता है एगर प्लेट, अच्छा, उसमें बैक्टीरिया सबसे अच्छा बढ़ता है। तो वो जो मेरा इलाका था वो मेरी एगर प्लेट थी बिल्कुल। अगर मुझे लगता है उसके अलावा कहीं और पैदा हुआ होता तो ये नहीं होता। कि जहाँ मैं रहता था बड़ा ही संभ्रांत ब्राह्मण और बनिया वाली लेन थी, जो पीछे इलाका था वो पूरा ही अलग था, सारे दोस्त अलग थे, बस्तियाँ थी, छोटे छोटे घर थे। तो मेरी भाषा मुझे उन्हीं लोगों से मिली, अगर मैं कह सकता हूँ इतना। तो एक चीज़ और गीतों के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं कि आप लोग भीतर तक जुड़े हैं, हम लोग बाहर से गाने सुनते हैं, हिट गाने सुनते हैं, उनकी ब्रीफिंग कैसे होती है? और मैं कुछ एक्सपीरियंसेस के ज़रिए जानना चाहता हूँ कि आपको जो लोग ब्रीफ करते हैं वो जाहिर तौर पे संभावना यही कि गैर कवि हृदय के लोग होते होंगे, तो वो ब्रीफ करते हैं कि भाई रांझना डाल दे, एक मौला डाल दे, ऐसा कुछ बना दे, और उसके बाद आपके पास कितना समय तकरीबन उसे बनाने में लगता है, और कब लगता है कि अब ये गाना पूरा हो गया, अब इसमें कुछ करना नहीं है, और कितनी सेरेडॉन खानी पड़ती हैं, ये सब? ऐसा प्रोड्यूसर डायरेक्टर को शब्द नहीं देते, नहीं तो आसान हो जाएगा काम। इस दौर में जो लिरिसिस्ट है उसका काम बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि वो धुन चोरी की भी हो तो ओरिजिनली लिखता है गाना। तो उसका काम टफ है। अब अगर मैं गाने की एग्जांपल देता हूँ, एक गाना बीच में आया था मेरा, सूरज डूबा है यार। अब उसका ऊपर का पोर्शन मतलबी हो जा रहा, मतलबी नेगेटिव वर्ड है, बट मुझे लगा कि मैं इसको कन्वे कर सकता हूँ। शब्दों का चुनाव जरूरी है। हर गीत में आप सुनेंगे तो आज शब्द जो है उछल के बाहर आता है। अब वो सनम शब्द लिख दो तो पुराना फिल्मी लगता है गाना। मतलब कहने का कि फिल्मों में लिखते हुए गाना फिल्मी नहीं होना चाहिए, कुछ अलग राइटिंग होगी। अगर कमर्शियल गाने हैं, हाँ क्यों नहीं लिखेंगे? 100 करोड़ की फिल्म बन रही है, कमर्शियल फिल्म बन रही है, तो कमर्शियल गाना क्यों नहीं होगा फिल्म में? मैं अपने इमोशन एक तरफ रखता हूँ, मेरी ख्वाहिशें हैं तो फिर आसमान छोटा लगता है मुझे। ज़रूरतों पे लिखना बड़ा ज़रूरी है, सामने वाले के क्या इमोशन है, क्या चाहिए उसको फिल्म में। फिर भी ये सब सोचते हुए भी हम अपना मसाला कहीं ना कहीं डाल ही देते हैं। जो बेची थी दुआ जैसे गाना है, मुझे उससे रिलेट नहीं किया जाता, या नैना लगियां बारिशां है, या तुम मिले है, या मैं तो नहीं इंसानों में बिकता हूँ, मैं तो दुकानों में। मेरी आइडेंटिटी नहीं बन पाई तो मैंने कोशिश नहीं, मैं लिखता जा रहा हूँ। अब मुझे बोलते पटोले का मतलब क्या है, सोने सोने पटोले, तो मैं कहा इसके लिए आपको जलंधर में पैदा होना पड़ेगा और जीटी रोड के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब समझ में आएगा। ये ऐसे मैं भी नहीं समझा पाऊंगा। मेरे अंदर एक बहुत काबिलियत है कि मतलब हमारे अंदर नहीं है। नहीं, हम सब के अंदर। मैं बताता हूं क्या है। बचपन से सवाल कुछ भी आता था, जवाब वही लिखता था जो लेके जाता था। तो मैं ब्रीफिंग के वक्त, वो सबसे अहम पार्ट होता है किसी गाना बनने का। अब बिल्कुल मतलब नॉर्थ ईस्ट जा सकते हैं और कोयम्बटूर जा सकते हैं एक ही ब्रीफ पे, आप किस तरह से उसको समझ पाते हैं, मेरे लिए थैंक यू, उसके वो बहुत ज़रूरी है। और मैं उस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान करता हूँ डायरेक्टर को कि नहीं ऐसा क्यों, किरदार की ज़बान ये नहीं है तो क्यों इसमें बात हो। या एक बात बहुत अच्छी कुमार भाई ने कही कि
कॉमर्शियल, मतलब फिल्म में गाना है पर फिल्मी नहीं होना चाहिए। और आप यकीन मानिए हर बार एक खास तरह की ब्रीफ दी जाती है कि ये एक लड़का और लड़की पहली बार मिले हैं और कुछ नया गाना होना चाहिए यहाँ पे। सिचुएशन वे उनका कोई काम नहीं है, वो क्रिएटिविटी नहीं है, राइटर क्रिएटिव होना चाहिए। तो वहां पे क्या होता है, क्या हो सकता है कि हमेशा आपको उस वक्त मैं क्या करता हूं कि मैं वहीं से ना दिशा बदलने लगता हूं कि अच्छा ऐसा क्या सोच सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा मैं पूछता हूं उनसे। पूछने के जगह पे एक तरह से मैं बता रहा होता हूं कि इस तरफ ले जाएं क्या, क्योंकि वो मेरा काम थोड़ा सा आसान कर देगा। कि जो बात कर रहे थे अभी कुलदीप की, सनम, धड़कन, दिल, नजर, गुर्दे, कपूड़े, मतलब इस तरह का जो पूरा मामला है, रह गया है। हाँ, कपूड़े बोल। तो उससे जब आपके पास सिचुएशन वही है तो कई बार आप सिर्फ ये कोशिश कर सकते हैं कि आप सिर्फ नए शब्दों के थ्रू, आपके पास नया दिखाने के लिए कुछ शब्द हो सकते हैं जिससे कि आप अलग ले जा सकते हैं उसको। तो मैं अक्सर वहां पे कंफ्यूज करता हूं डायरेक्टर को कि मतलब मैं सोच के जाता हूं कि अच्छा ऐसा नहीं कि अपने घर से, पर किरदार को देखते हुए मुझे लगता है कि नहीं इस तरह का गाना होना चाहिए, और मैं अक्सर उस तरफ घुमा देता हूं बात को। मतलब बिल्कुल अविनाश बाबू बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा इस चीज पे। मुझे तो लगता था दिल से दिल का रास्ता सीधा है, सीधा चलना चाहिए, घुमा के क्यों लिखना है। आप तो अपने हैं, आप भी। हाँ जी। वही बात है यार, जो मेरे ख्याल से कुमार भाई और राजशेखर ने बिल्कुल सही तरह से कह दिया। वो दोनों रास्ते होते हैं। एक तो कह देते हैं कि अरे हुक लाइन चाहिए, और वो अभी तक मुझ में हुनर नहीं आ पाया, मैं सीख रहा हूँ, आ जाएगा माशाल्लाह। तो कई दफ़ा क्या होता है कि हम चाहते हैं कि जो उनका किरदार के बारे में वो नहीं जानते, हमको लगता है हम जानते हैं, और ये तो लगता है हमको, और हम वही जो राजशेखर का हम बात करने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे उनसे कि यार ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। तो कई दफ़ा तो कॉल सीधे ऐसे भी आता है कि एक लव सॉन्ग चाहिए। अब लव सॉन्ग किसका है, कौन है, किसके बीच में प्यार है, वो कुछ नहीं, वो एक जनरलाइज लव सॉन्ग चाहिए होता है उनको। आई लव यू नहीं बोलना है बस। हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये नहीं लिखना, कुछ और लिखना है जो कन्वे कर दे आपकी हाँ। फीलिंग को नए शब्दों में। एक्सपीरियंसेस के साथ बताइए ना कि देखो, कलाइया में क्या ब्रीफ था और फिर क्या निकला। या ये किसी और गाने में? ब्रीफिंग सॉन्ग नहीं थे ये, हमने जैमिंग से बनाए गाने। बेबी डॉल जो गाना है, बेबी डॉल से हिट नहीं है। एक लाइन है उसमें, ए दुनिया पित्तल दी, ए दुनिया पित्तल दी। मुझे हिंदी में पीतल होता है ये भी नहीं पता था, मुझे 6 महीने के बाद पता लगा कि पीतल और सोना येलो कलर के होते हैं, क्वालिटी का फर्क होता है। वाइल राइटिंग मैं तो कनेक्शन में नहीं रहता गाने से, मेरे को फ्लो में जाना पसंद है, लिखता रहता हूँ। डिलीट बटन दिया कंप्यूटर में ना, किस लिए दिया, डिलीट करेंगे उसको, दोबारा लिख देंगे। तो फ्लो में रहने की कोशिश रहती है, फ्लो में जो भी कुछ आता है मेरे सामने मैं लिखता हूँ, चाहे वो काला चश्मा हो, चाहे वो जैसा भी गाना हो। इमोशन डाइवर्शन होती है, जिस तरह का गाना हो उस रूट में चले जाना चाहिए। अब तो अगर कमर्शियल का टैग लग गया, कई लोगों ने मेरे साथ काम ही नहीं किया, बोला पंजाब से आया, पंजाबी ना डाल देंगे हमारी फिल्म में। हिंदी की फिल्म थी तो मैंने कहा यार ठीक है, गाना तो पंजाबी का चल रहा है ना, क्या करें अभी, हिट हो जाता है, क्या करें अभी। फोनेटिकली किसको समझ भी नहीं आ रहा गाना, फिर भी चल रहा है। मेरी गलती नहीं है ना सर इसमें। मैंने लिखा चिट्टियां कलाइयां भी, ठीक है। चिट्टियां का मतलब वाइट कलाइयां। मैं रहमान साहब के साथ बैठा था, उन्होंने पूछा, उनको लगा साउथ इंडियन वर्ड है वो चिट्टियां, मगर नहीं सर ये पंजाबी है। जिसका जैसा तो फोनेटिक्स पंजाब के इतने स्ट्रॉन्ग है सर। आप नाच रहे, एक गाना था मेरा, तारे गिन गिन याद च तेरी महता जागा राता नू रोक ना पावा अखियां विचों गम। सर वो मैं भी नया पंजाब से आया था, राइटर उभरा हुआ था, लिख देंगे कुछ लाइफ में। मैंने वो सैड लिखा, तो जो हो पार्ट था ना मुझे पैथोस लग रहा था, उसके अंदर हुक है, एक दर्द है, एक हीर का। तो ये सच है। उस वक्त मुझे पूछा जाता गाना कैसा लगा, मेरी इतनी औकात नहीं, बोलता अच्छा लगा, हिट लगा, फ्लॉप लगा। आपका दिमाग धीरे धीरे मैच्योर होता है। दिल तो बच्चा अच्छी बात है, दिमाग भी बच्चा होता है। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती है, और बढ़ते बढ़ते वो सोचता है यार ये गाना क्यों हिट हो गया था, ये तो सैड लिखा था मैंने। अब दिमाग बड़ा हो गया, सोच रहा पीछे मुड़ के 16 साल, अरे ये गाना क्यों हिट हुआ, सैड था ये गाना, नहीं हिट होना। आज मुझे मिलता तो मेरी सोच प्लानिंग में पड़ गई है, ये मैं सैड नहीं लिखा, मुझे बीट की सेंस आ गई, धीरे धीरे मैच्योर हुआ माइंड, ऑफ बीट आफ्टर बीट समझ आने लगा।
तो वो गाना लड़की अगर दूल्हा दुल्हन बैठे हैं तो उसमें एक लाइन आती है, लोग भंगड़ा डालते हैं, दिल जला के रोशन कीता मैं ता तेरी रावण हूँ। कॉम्प्लेक्स होता है दूल्हे को कि यार मेरी वाइफ के लिए तो नहीं गा रहा कहीं बॉयफ्रेंड आकर उसका। पंडित जी के 2-4 वचन के बिना शादी हो जाती है, ये उस गाने के बिना नहीं होती। एक और सवाल है इसी से, आपने कहा कि बाद में मीटर आ गया और ये कि गाने बहुत मैकेनिकल होने लगे हैं, है ना? तो लिखते हुए आपके लिए भाषा पहला पैरामीटर है अभी भी, या वो मीटर, वो रिदम, वो जुबान पर चिपकने वाला पैरामीटर? अभी लिखते हुए ईमानदारी से मैं चाहता हूँ कि आप तीनों लोग बताएं, भाषा अभी भी पहले नंबर पे है नहीं? सच सच कौन बोलेगा? दोनों मैं बोलूंगा। सबसे बड़ा बोलो सच, आप बोलो। शुरू तो इधर से नहीं नहीं आप नहीं प्लीज साहब। मैं जब हिंदी छोड़ के आया था, मतलब हिंदी छोड़, मैथ्स छोड़ के हिंदी की तरफ गया, और तब पता नहीं था कि मीटर एक बार वापस जिंदगी में आ जाएगा। मैं मीटर के मामले में काफी कमजोर था। मतलब म्यूजिक डायरेक्टर्स, एक समय म्यूजिक डायरेक्टर ने यह कहा कि तू इतने दूर से इतने दूर तक लिख दे, वही मीटर होगा। मैं सच में मैं यही सबसे पहले अगर मुझे ब्रीफ किया जाता है कुछ तो मैं यही सोचता हूं कि ये इसमें क्या कहना है, उसके बाद में चीजें, क्योंकि मैं धुन पे कम लिखता हूं। मैं पहले लिखता हूं, उसके बाद धुन बनती है। तो ये एक मेरे पास, मतलब ये एक फायदा है थोड़ा सा कि मैं पहले ये कह सकता हूं कि मैं पहले सोचता हूं, उसके बाद उस पे लिखता हूं, और फिर ये, क्योंकि मीटर पे जब भी लिखता हूं मीटर पे, तो वो एक आपके पास एक ब्रैकेट होता है कि यहां से यहां तक आपको पूरा करना होता है, और उसी के बीच में आपको अपना थॉट भी ये करना होता है, नया भी दिखना होता है, उन किरदारों को भी समझना होता है, एक तरफ म्यूजिक लेवल भी है। तो उस ब्रैकेट में ये सब पूरा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल तो है मामला। आपने मैंने पहले कोई लिखा ही नहीं था गाना, ट्यून पे लिखना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मैंने एक ही गीत लिखा होगा जो पहले लिखा था, जिंदगी में कभी कोई आए ना रब्बा, आए तो फिर कोई जाए ना रब्बा, वो एक गीत पहले लिखा था। उसके बाद जितना भी मैंने काम किया, पहले मीटर मिलता है आपको, धुन बनाई जाती है, उसकी धुन दी जाती है। अब धुन पे क्या आप दायरा मिल जाता है, धुन के ऊपर भी ऐसा लिखना पड़ेगा, ऐसा लिखना चाहिए। सजेशन आपके, मेरा अपना विचार है कि जब पढ़ें गीत तो असल के पहला लिखा था आपने गाना, बाद में धुन बनी है। वो राइटर की कैपेबिलिटी है, वो लिखते वक्त सोचे कि कोई भी गाना जब पढ़े तो उसको लगे पहले गाना लिखा गया था फिर धुन बनी है। जबकि कोई भी गाना जो बेजित हुआ भी ट्यून पे है, जब उसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा पहले किसी राइटर ने उसको लिखा होगा फिर कंपोज हुआ होगा। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल तो है, लेकिन एक बात है, कुदरत अंदर नहीं होगी ना आपके, तो टेक्निक भी कुछ नहीं कर सकती है। टेक्निक में कुदरत नहीं डाल सकते, कुदरत में टेक्निक डाल के कुछ ना कुछ तो हम कर लेते। मीटर का मामला ऐसा कि जैसे दो स्कूल रहे हैं, जैसे कैफी साहब का कहना था कि मीटर ऐसा होता है कि पहले कब्र खोदी जाती है फिर मुर्दा ढूंढा जाता है उसकी साइज का, तो वो भी रहा एक। और दूसरा मजरूर साहब जैसे भी रहे हैं जो मीटर पे इस तरह लिखते थे कि पता नहीं चलता था कि धुन पहले बनी कि बोल बाद में आए। तो मैं तो दोनों बातों से सतर्क था आने के पहले, तो मैंने मीटर काफ़ी सीख लिया था, लेकिन उसके आने के बावजूद भी जब यहाँ पे आया मुझे पता लगा एक चीज़ होती है स्कैनिंग। तो जो धुन होती है उसका एक लंबाई तो होती है, उसकी एक उतार चढ़ाव भी होता है। तो उस लंबाई के अंदर तो लिखना ही होता है, उस उतार चढ़ाव को भी आपको मालूम होना चाहिए। मुझे बाद में पता चला, और वो फिर जब समझ में आया तो हाथ पैर फूले। लेकिन रोटी तो कमानी थी, तो वो भी सीखा और उस पर भी लिखना सीखा। लेकिन हाँ, दिक्कत मुझे ज़रा सा होती है, कभी कभी मुझे लगता है कि संगीतकार को थोड़ी सी हमको एक लचीलापन देना चाहिए, जो मिलता नहीं है ज़्यादातर। कभी जोर मारता है, हाँ मारता है कभी कभी। अब कूद चुके समंदर में, अब क्या गुंजाइश है? अब बीचों बीच है, अब तैरना ही पड़ेगा। एक ये है कि जैसा आपने कहा, हुक लाइन दे दो, पंच लाइन दे दो, घड़ी बावरी बना दो, बेबी डॉल में सोने दी बना दो, ये नहीं चलेगा। ये जो पंच लाइन की सनक है, क्या इससे सहूलियत होती है, या मतलब आसान हो गया आप लोगों का काम, या ये किसी किस्म की कोफ्त पैदा करती है भीतर कि यार जो लिखना चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा? पहले तो पेशेंस कितनी है पब्लिक में सुनने की। पहले मुखड़ा 4 लाइन का होता था पुराने का, अगर गीत उठाओ, रुबाई 4 लाइन, गजल मीटर में ज्यादा फॉर्म में गाने बनते थे, इंस्ट्रूमेंट कम होते थे, तो रजिस्ट्रेशन गानों की ज्यादा होती थी। अब अरेंजमेंट बहुत हावी है गानों के ऊपर, अरेंजमेंट इतना हावी कि 10 लाइन का तो मुखड़ा ही होता है। अब 10 लाइन में कितनी लाइनें आपको याद है?
वो एक लाइन जो रिदम पे बाजरी, पंच लाइन जिसको बोलते हैं, जिसको हुक लाइन बोलते हैं। अब आप अगर इंस्ट्रूमेंट कम कर देते हैं, क्या करेंगे? अरेंजमेंट बढ़ रहा है, साउंड बदल रहा है, तो वक्त के साथ जो भी हो रहा है मुझे तो अच्छा लग रहा है सर, आप बताओ। तो मैं कोई सा काला सफेद जवाब नहीं है, तो कभी कभी मजा भी आता है करने में ईमानदारी से, लेकिन कभी कभी कुछ जगह लगता है कि नहीं यार, यहाँ थोड़ा तो जगह दो, कि शायद वो मेरे भी हुनर की कमी है कि मैं हर बार उस बात को 2 शब्द में नहीं कह पाता। मुझे लगता है कि इसको, क्योंकि बात कहनी जो है, इसका लहजा जो है थोड़ा धीमा हो सकता है, और 10 में से 1 गाना तो कम से कम पब्लिक भी झेले हमारा, थोड़ी जितना हम फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हैं। तो एक शिकायत तो क्या कर ही देता हूँ, मतलब तो वही है, ऑडियंस ही अपने साहित्य, अपना लिटरेचर, अपनी मूवी और अपने गाने तय करती है। तो वहाँ से जब तक कुछ आएगा नहीं अप्रिसिएशन, तब तक गीतकार को वही करना पड़ेगा जो अपनी चाहती है म्यूजिक। कई बार हुक लाइन मदद करता है, ये कि आपको पता है कि आपको कहाँ लौट के आना है। अगर 2-3 शब्द में आपको पता है कि वापस, तो आपके पास भटकने के चांसेस कम होते हैं। हमेशा हुक लाइन और गलत थोड़ी है, मतलब ठीक है, मतलब अच्छा लोग गा रहे हैं वही, मगर अब हमेशा हो गया लोग तो गा ही रहे, हुक लाइन रहे। वही मैं कह रहा हूँ क्लब में जाओ, एक लाइन पे नाच रहा है आदमी, एक लाइन पे गा रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि हमेशा ऐसा नहीं कि हुक लाइन खराब ही है या उस तरह से करना गलत है। दोनों का एक्सिस्टेंस खराब तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, जो है अच्छा है। आपके हर दूसरे शब्द में इंग्लिश है, तो गाने में तो वाजिब है कि आ ही जाएगी वो। हाँ। आप कॉन्वेंट से निकल के आते हो, कितनी हिंदी बोलते हो, हर शब्द सेकंड इंग्लिश आता है। हम तो सरकारी स्कूल से आए हैं, हमें तो दुनिया सीसीडी और बरिस्टा लगती है। हमें लगता है हमारे जाने से बदलाव आएगा, कुछ सीसीडी वाला आदमी सीसीडी में जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, आप तीनों के अपने अपने गाने हटा दिए जाएं, तो इस दौर में, नए दौर में लिखे गए पसंदीदा गाने कौन से हैं? उसमें 2 चीज़ें हैं कि यार ये गाना तो मैं लिखना चाहता था और ये गाना मैं कभी नहीं लिखता। ये दोनों ऑप्शंस आपके। आप बताओ पहले ये। अपने नहीं, अपने हटा करके। ये मतलब हाँ समझ सर, राजशेखर आप बताओ पहले। आप मोर्चे पे लगी है बुद्धू। बारी तो पहले ही आपकी आती है, लेकिन आप पास कर देते हैं। देखो बोलना, मैं देखो माइक बोलो। अच्छा मैं कह रहा आप यार मेरे को ना शाद भाई की राइटिंग बहुत अच्छी लगती है। जग घूम में गाना आया था, ऐसा नहीं कि मैं उसको लिखना चाहता था, मैंने 15 बार फोन भी किया शाद भाई को, बहुत अच्छा लिखा है। देखो हमारा प्रॉब्लम क्या है, सीमेंट जैसी दुनिया, मिट्टी जैसे हम, ईमेल जैसी दुनिया, चिट्ठी जैसे हम। तो हमारे अंदर इमोशन अभी जिंदा है, अभी भी गांव हमारे अंदर से निकला नहीं है, पिंड निकला नहीं, वैसे ही बैठा हुआ है। हमारे ब्रांडेड कपड़े बने, गाड़ी आ गई, लेकिन दिमाग और दिल उसी तरह से वर्क करते हैं जिस तरह से थे। उन दिमाग कोई ब्रांडेड नहीं होता। हाँ, दिल दूरदर्शन है, दिमाग MTV लाइव। तो गाना तो ऐसे लिखा जाएगा जैसे मैं सोचता हूँ। बहुत मुश्किल। मैंने इंग्लिश का प्रहार कर दिया हिंदी में। कई गाने हैं, मतलब मुझे अमिताभ को किताब भी खास अच्छा करके, है। मुझे अमिताभ के गानों को देख के ना सुनते हुए कई बार अब जलन होती है। बहुत बढ़िया लिखते हैं, मतलब मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं वो, और मुझे लगता है कि यार ये मैं नहीं लिख सकता। मतलब जिस तरह से वो एक आम फहम जबान में बात करते हैं और कई बार बहुत गहरी बात भी करते हैं, मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है। तो अमिताभ के कई सारे गाने मुझे ऐसे लगते हैं। और मुझे लगता है एक लाइन है जिसपे कि मैं अभी कुछ दिनों से बिल्कुल फिदा हूं। वो है इरशाद भाई की एक लाइन है, 2-3 साल पहले की फिल्म थी, मौला तेरा माली ओ हरियाली जंगल वाली। 2 लाइन है, हाईवे। मतलब ये 2 लाइन मुझे इतनी अच्छी लगी है ना कि मतलब मैं कई बार कुछ शब्द ना आपके अंदर जाके बहुत दिनों के बाद खुलते हैं। तो मुझे ये इरशाद भाई की ये लाइन मुझे काफी अभी हाल में, और किनके जैसा नहीं लिख सकता हूं। कौन सा गाना था जो मैं कभी नहीं लिखता?
सवाल मतलब ये है। अच्छे में या बुरे में? बुरे में। अपने ही लोगों को सूली पे चढ़ाएं? सर मेरे नाम ले दो बता, क्योंकि मैं बोलने में ऐसा गाना नहीं 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 नहीं। अभी अभी मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं कहीं गया था और वहां पे मेरे साथ इस तरह के टॉक में समीर साहब थे। ये पार्ट एडिट कर सकते हैं, मतलब कैमरे के लिए। समीर साहब ने कहा कि आपका फेवरेट लिरिसिस्ट कौन है? मैंने कहा शैलेंद्र, मजरूह और ये। मैंने कहा, बोला अच्छा। फिर जब तक बात आगे तक आती मुझे चाय का एक ठिया दिख गया। मैंने कहा कि सर चाय पी लेते हैं। मैंने कहा चलो बात आई गई, हो जाएगी। फिर उन्होंने फिर चाय पीने के बाद, हाँ तो उसके बाद और उसके बाद तो मैं इस तरह के, खैर उन्होंने फाइनली पूछ दिया और मैंने कहा आप दोस्त हैं। क्योंकि स्कूल के दिनों में जितनी चिट्ठियां लिखी उसमें आपके गाने कई बार लिख के दिए गए हैं, तो आप दोस्त की तरह ही लगते हैं। नहीं पता नहीं, मैं शायद बुरा सुना नहीं होगा, मुझे पता। एक अब बिल्कुल डिप्लोमेटिकली नहीं बोल रहा हूं मैं, पता नहीं, मैं कम सुनता हूं। किसका यार? मेरा मत नाम लेना। मेरा नाम लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने लिखा है गाना। तो इसमें ये, मैं जब इंदौर में था और मुझे लगा था कि फिल्मों में जाना है और जाकर जो है दुनिया एकदम बदल देनी है, तो तब कुछ गाने सुनाई दिए, लग रहा है यार दुनिया तो बदलने लगी और मेरे आने के पहले बदलने लगी, तो मेरा तो कुछ मतलब नहीं है जाने का। तो बड़ी जलन होती है अंदर से कि यार ऐसा गाना लिखा गया, वो भी लिखा गया, ये भी लिखा गया। तो इसमें शुरुआती गीतकारों में से जब एकदम चेंज आ रहा था तो स्वानंदा के गाने थे, इरशाद साहब के गाने थे। तो बीच में जब कॉकटेल आई थी तो उसमें गाने में एक लाइन थी, मुझे लगता है किसी गीतकार की ज़िंदगी में एक बार ही आती हो शायद, लाइन थी कि मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। वो लाइन में शायद पता नहीं, मुझे लगता है कि अगर मैं लिखता तो मैं खुश होकर सोता 4-5 रात अच्छे तरीके से। और बुरा तो मैं खुद के एग्जांपल देता हूँ कि एक बार जब मैं तीसरा चौथा महीना था मेरा मुंबई में, तो काफ़ी जेब खाली थी और 3 दिन बाद किराया भरना था, पैसा नहीं था। तो जब मैं ढूंढ रहा था, किसी का कॉल आया म्यूजिक डायरेक्टर का कि गाना है लिखो, कि मैंने हाँ बिल्कुल लिखूंगा। गया वहाँ पर मैंने उन्होंने बोला, मैं जो बोलते गए, जो एक्चुअली उन्होंने बोला और मैं लिखता गया। मैं लिख दिया, गाना ख़त्म किया, घर आया, किराया भरा, सब कुछ हो गया। अब किराया भरने के बाद दिमाग भी काम करना शुरू किया। फिर मैंने वो पढ़ा कुछ देर बाद और मैं बहुत देर देखता रहा उसको और मैंने सोचा यार मैं ये लिखने नहीं आया था। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि बड़ा शुद्धतावादी हूँ, कोई शुद्धतावादी नहीं है, लेकिन वो गाना बहुत ही ख़राब था। तो मुझे लगा मैंने बहुत ख़राब किया है कुछ, तो मुझे नींद नहीं है 1-2 दिन। उन दिनों में काफ़ी सब मॉरल अंदर था मेरे कुछ, तो मैंने फेसबुक पर डाल दिया लिख कर कि यार एक गाना लिखा है जो बहुत ही घटिया है, कभी आया तो मुझे माफ़ कर देना। तो मेरा ही गाना है वो जो मैंने ख़राब। एक और चीज़ कि आप में से 2 के बारे में मैं जानता हूँ कि वो कवि हृदय हैं, कविताएं भी लिखते हैं, नज़में भी लिखते हैं, पैरोडी भी लिखते हैं। ये सवाल अक्सर पूछा ही जाता है कि असर जो है वो फिल्मी गीतों का ज़्यादा है। मतलब मैं छुट्टियों में मौसी के यहाँ गया और पड़ोस की एक लड़की पे दिल हार बैठा, तो वो मेरे लिए फिर लड़की नहीं रह जाती, कत्थई आंखों वाली एक कन्या हो जाती है, क्योंकि वहाँ मुकेश भट्ट, महेश भट्ट की एक फिल्म का गाना चल रहा है। मैं सड़क पर बाहर किसी से पूछूं यार 10 कविताएं सुना सकते हो, वो नहीं सुना पाएगा, पर 10 गाने वो बता देगा, भले ही कितना बेसुरा। मतलब अगर लता मंगेशकर स्वर के उत्तरी छोर पर हैं और वो स्वर के दक्षिणी छोर पे हो, इतना बेसुरा हो, तब भी वो 10 गाने सुना देगा। ऐसे में क्या कुमार जी से भी खास तौर से कि क्या भी कभी कभी ये मन में ये इच्छा रहती है कि यार कहीं पर हमें कवि के तौर पर पहचान नहीं मिली, और आप दोनों के लिए कि क्या ये भीतर का कवि जो जोर मारता है वो उस ब्रैकेट को थोड़ा आगे सरकाना चाहता है क्या, जो फिल्मों ने सेट कर दिया है कि ये ब्रैकेट है, और
मन करता है इसको सरका लें किसी चालाकी से आगे। और तो कवि बनाम गीतकार का होता है कभी कि नहीं? और सर आपके लिए कि कवि मेरे स्पेशल हाँ यार कवि की पहचान बनेगी तो जो पहचान बनी वो भी मैंने सोचा नहीं था, जो भी जिस काम से पहचान बनी ये भी नहीं सोचा था। मुझे लगता है गीत भी कविता की गोद से निकला होगा कहीं ना कहीं, उसका ही अंग होगा कि पहले कविताएं होंगी उसके बाद गीत बना होगा। मुझे तो ऐसा फील लगता है। अगर कोई चीज़ राइम की जा रही है बुरी नहीं है ना, इसमें गलत बात नहीं है। हाँ एक जरूर है, ठहराव आता है आएगा धीरे धीरे। मैं अभी हार्डकोर फिल्मों के लिए लिख रहा हूँ गाना, तो मैंने कभी ऐसे पेपर पेन पकड़ के अभी सोचा नहीं कि मैं ऐसे करके ऐसा फॉर्म में भी नहीं आया। मेरी राइटिंग मुझे लगा सचिन तेंदुलकर, सचिन, जयसूर्या, गिलक्रिस्ट, इस फॉर्म में जो है वो मैं वैसी राइटिंग करना चाहता हूँ। मुझे रवि शास्त्री की तरह बैकफुट पे नहीं खेलना था, तो मैं नहीं खेला। तो मेरा फॉर्मेट माइंड का वैसे सेट हुआ पड़ा। जब प्रॉब्लम आएगी लाइफ में बैकफुट पे जाके खेलेंगे। अभी ठीक चल रहा है, तो मैं वक्त के साथ जब आंधी आती है वो देखते नहीं किसको उड़ाना है किसको नहीं उड़ाना, सोचता नहीं, वैसे नेचुरल प्रोसेस में चलता है दिमाग। और आप हर बार देखो सीरियस नहीं, थोड़ा सा खुश। बाउंसर तेरा हर खेत खोलो। नहीं, मैं पहले एपोलोजेटिक होता था कि मैं कवि हूं कि नहीं हूं। मैं हूं, और मैं मानता हूं कि यही है कविता। इन्हीं 16 लाइनों में, इन 2 अंतरे में और 1 मुखरे में, यही है मेरी कविता। जो नहीं, और मुझे कोई ये नहीं है कि ओहो मैं बहुत अच्छा लिख सकता था पर मुझे मौका नहीं दिया जा रहा और मैं नहीं लिख पा रहा हूं। शैलेंद्र के पास भी उतना ही 2 ही लाइन थी कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, जीना इसी का नाम है। वो मेरे अंदर की कमी हो सकती है जो कि मैं नहीं वहां पहुंच पा रहा हूं, पर मैं फिल्मी गीत को कविता मानता हूं। और मुझे, हाँ ऐसा नहीं, पर जितना लिखता हूं जरूरी नहीं कि वो सारी फिल्मों में खप जाए। तो इसीलिए जो डायरियों में बची हुई रह गई चीजें हैं, कई अंतरे छूट गए हैं, जो कि 3 अंतरा लिख दिया था भाव में आके और 2 ही यूज हो पाया। आजकल कहते हैं कि 3 मिनट 10 सेकंड का तो सबसे एक अंतरा रह गया, मतलब एक अंतरा बीच में रैप डाल देंगे। आप बेहतर जानते होंगे नुस भाई की रेडियो के हिसाब से हमें कहा था कि 3 मिनट 10 2 40 से 3। टीवी पे बंदिश है 2.25 मिनट का गाना चलेगा, तो मैं लेंथी गाना बना के क्या करूँ? रेडियो पे एक लिमिट सेट कर देगी। अब वो जो सेकंड अंतरा बेचारा ऐसा मर गया गानों में, कानों तक पहुंचते नहीं। होगा मुझे क्यों लिख रहे हो, क्यों बेवजह, क्यों मेरी जान ले रहे हो, छोड़ दो ना। एक मुखड़े अंतरे में बात बन रही है तो क्यों नहीं बनने दे रहे, जाने दो ना। अभी ये समस्या क्या, हमारी समस्या तो नहीं। मैं 3 के 10 अंतरे लिखने को रेडी हूँ। आप प्ले करना पहले शुरू करो 10 अंतरे टीवी पे। मुखड़ा अंतरा शूट करके 2 मिनट में डाल दिया जाता है, तो बाकी का क्या, क्यों लिखूं मैं वो चीज, क्यों वेस्ट करूं अपना दिमाग? क्योंकि गजल लिखते लिखते छोड़ दी मैंने, कलम गीत की तरफ मोड़ ली मैंने। मुझे समझ आया थोड़ा सा कमर्शियल होना बड़ा जरूरी है, नहीं तो बैक टू पेविलियन पंजाब जाना पड़ेगा मुझे तो ऐसे ही लगा, तो मैं इस तरह से सोच रहा। पर एक गाने के बारे में मैं उस गाने में मुझे बहुत मजा आता था, एक सैडिस्टिक प्लेजर मुझे मिलता था रेडियो वालों से, और वो गाना था रंगरेज। वो बीच में आप काट ही नहीं सकते, वो मतलब 5 मिनट 26 सेकंड का एक ही अंतरा है, अब बीच में काट ही नहीं सकते। तो वो पर मुझे लगता है यही मेरी कविता है। मैं इसी कविताई चालाकी की बात कर रहा हूँ। फेड आउट कर देते उसको ऐसे करके। मैं तो रेडियो में रहा हूँ, तो मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने इनके अंतरे काटे हैं। तो मुझे वो सच्चाई पता है खैर कि लिस्टर की क्या सच्चाई है और कितना लिखा जा सकता है, कितना सुना जा सकता है। और खैर कविता और गाने की बात कही जाए तो मेरी तो सारी पढ़ाई जो अगर कही जाए कविता की, गानों के थ्रू हुई। मेरे घर का कोई दूर दूर संबंध नहीं था किताबों से, दूध बेचने वालों का घर था, तो जो दुहा वो गाने ही दुहे। तो मेरे बड़े पापा थे जो उनको पुराने गाने पसंद थे, सुनाया करते थे मुझे पकड़ पकड़ के। तो जो पकड़ पकड़ सुनाया करते थे वो काम आए बाद में, तो वही गीत ही कविता रहे मेरे लिए। शैलेंद्र मेरे लिए कवि रहे हमेशा से। साहित्य तो बहुत कहीं बाद जाके पढ़ा मैंने, और मैं ऐसी कोई आशा नहीं रखता कि मैं एकदम गीत लिखूंगा जिसमें पूरी सारी कविता झोंक दूं अपनी। वो एक ईमानदार बात भी नहीं होगी। मैं गीत को गीत की तरह लिखता हूँ, और गीत में कविता हो सकती है, गीत कविता थोड़ा सा अंतर मानता हूँ एक, क्योंकि गीत जो है वो बड़े माध्यम से बात करना है, उसको सरल बात, थोड़े शब्दों में बात करनी है, वो मानता हूँ मैं। तो उसके हिसाब से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अपने आप को।
एक हमारे राइटर हुए हैं जिसका कोई जिक्र नहीं कर, आनंद बख्शी साहब, उनका क्यों नहीं जिक्र किया जा रहा है, ये बताइए मुझे। क्या वो गीतकार थे सिर्फ, आपको लगता है? बाकी राइटरों का नाम ले कि मेरे को लगता है आनंद बख्शी ही प्योर फिल्मी गीतकार थे। वो जुमलों में बात करके, दो लोग 100 लाइनें लिख रहे थे, वो 2 लाइन में कह के गए बातें। तो बहुत इंपॉर्टेंट फेज था उनके लाइफ का। उन्होंने जो गीत लिखे हैं, और वही एक लिरिसिस्ट है जो आखिरी सांस तक गीत लिखते रहे, अनंत बख्शी साहब। चिट्ठी आई लिखा है उन्होंने, बहुत गीत लिखे हैं, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम। उनको पता था क्या लिखना है, इसलिए वो कमर्शियल लिखते गए। वो जहाँ पे जरूरत थी उतनी पोइट्री डालते थे, और जितना गीत लिखना उतना गीत लिखते थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। एक और सवाल है सर, दो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं, एक हॉलीवुड है, एक बॉलीवुड है। एक गाना रहित सोसाइटी है और एक है जहाँ गानों के बिना पिक्चरें बनती ही नहीं हैं। अगर हम गीत के बिना या धुन प्रधान ना हो करके सिर्फ कंटेंट प्रधान हो, मतलब फिल्मों में अगर गीत हटाए जा रहे हैं, तो एक सोसाइटी के तौर पे हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? मतलब वो एक, उन्हें क्यों गानों की ज़रूरत नहीं होती अपनी कहानियाँ कहने के लिए, और हमें क्यों गानों की ज़रूरत होती ही है? इस कॉन्फ्लिक्ट को आप लोग कैसे देखते हैं? मतलब ये क्या सिर्फ भारत और इंटरनेशनल ऑडियंस के मिजाज के फ़र्क का मसला है या कुछ और भी है? यार उनको ज़रूरत महसूस नहीं होती गानों की, सिंपल सी बात है। उतनी फीलिंग नहीं जुड़ती होगी जितनी स्टोरी से जुड़ती है। हिंदुस्तान में गानों के बगैर फिल्म इमेजिन करना ही मुश्किल है। आपका प्रोमो किससे खुलता है? गाने से खुलता है। हॉलीवुड में उनका जो फॉर्मेट वैसा होगा, उन्होंने गीत को इतनी तवज्जो नहीं दी होगी शायद, मेरे को लगता है। मुझे ऐसा लगता है वो स्टोरी पे ज़्यादा काम करते हैं। उनको नहीं लगता है गाना नहीं, गाने के बगैर ही हमारी फिल्म चलेगी। हिंदुस्तान में गाना चाहिए आपको, 6 गाने चाहिए, पिक्चर में 5 गाने चाहिए। वो क्या सोच रहे हैं हॉलीवुड वाले मुझे पता नहीं, लेकिन हिंदुस्तान वाले, पिक्चर वाले क्या सोच, ये पता है मुझे। एक चीज़ का बड़ा मजाक उड़ाया जाता था कि अब्रप्टली गाना आ जाता था। तो मेरा मतलब ये था कि बाद के दिनों में कुछ डायरेक्टर्स ने गानों का इस्तेमाल इस तरह से किया कि वो कहानी को आगे बढ़ाते हुए, फिटिंग हो गई। तो वो अब मैं बल्कि ये जानना भी चाहूँगा कि आपने कई डायरेक्टर्स के साथ काम किया होगा, कि वो कौन से अच्छे डायरेक्टर्स आपको लगते हैं जिन्होंने गाने का कहानी के अकॉर्डिंग, और गानों का स्क्रिप्ट और डायलॉग से क्या रिश्ता है, इसको लेकर के कोई ब्रीफिंग? मतलब गुलजार जी ने एक बार कहा था कि मैं पहले स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ फिर मैं गीत लिखता हूँ। तो तनुजा त्रिवेदी और कुसुम सांगवान को जाने बिना उनके लिए गाना लिखना कितना मुश्किल रहा होगा। तो ये स्क्रिप्ट और इससे रिश्ता है कि कैसा है, इसकी ब्रीफिंग क्या है? पुटिंग फिटिंग तो होती है गानों की। कमर्शियल गाना मिलता है तो डायरेक्टर कभी स्क्रिप्ट घुमा देता है। अब बेबी डॉल आपको लग रहा है स्क्रिप्ट का गाना होगा, नहीं होगा ना। तो उनको गाना मिला, पिक्चर का पता नहीं, पिक्चर को एक गाने से जाना जाता है। कभी कभी अगर मैं अपने गाने का जिक्र करूं तो मैं तो नहीं इंसानों में बिकता हूं, मैं तो दुकानों में। मैं हे भाई हो ही नहीं सकता पिक्चर में। मैं स्क्रिप्ट डिमांड कर रही वैसा गाना लिखने के लिए। तो कभी कभी कमर्शियल गाना ऐड कर दिया जाता है, कभी कभी स्टोरी के हिसाब से भी गाना बनता है, कभी रेडीमेड गाना होता है वो भी डाल दिया जाता है फिल्म में। शंघाई वाला पहले नहीं लिखा, मतलब वो नहीं, वो स्क्रिप्ट में गाना नहीं था, वो लास्ट मोमेंट पे ऐड हुआ था। विशाल शक्कर ने मुझे बुलाया गाना लिखने के लिए, धुन रेडी थी, तो वहाँ पे हम लोग बैठे और गाना बना दिया। मुझे मालूम नहीं था अब हिट होगा वो चीज़ें कभी आप करके आ जाते हो, पता नहीं होता। अच्छा बुरा पता नहीं, आप लोग डिसाइड करोगे। मैं इतना करेक्शन अपने गानों से भी फील नहीं करता कि मैंने बहुत अच्छा लिख दिया, या फीलिंग बहुत ज़्यादा नहीं लेता अपने काम से, क्योंकि मेरे को अपने काम से ज़्यादा मोहब्बत नहीं। आप ज़्यादा मोहब्बत करोगे तो अच्छी बात है, गाना आगे बढ़ेगा बहुत आगे। एक सवाल मेरा आपसे है कि मैं घड़ी बावरी के बारे में जानना चाहता हूँ कि वो मधेपुरा से आकर के दिल्ली में थोड़ी पढ़ाई की, इसके बावजूद कुसुम सांगवान के लिए घड़ी बावरी लिखना और मरना था मरगी, कित करना था करगी, इन हरियाणवी लहजे को सही पकड़ना, ये दोस्तों की मदद का नतीजा है या क्या है? और इसका प्रोसेस क्या था पूरा? के ये गाना सबसे कम वक्त में मैंने लिखा था। ये सबसे कम वक्त में गाना, मैंने जो जितने गाने लिखे उसमें सबसे कम वक्त में यही लिखा गया था। और इसके लिए ब्रीफ स्क्रिप्ट में जानता था, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट पढ़ रखी थी। मुझे कहा गया था, आनंद ने कहा कि तुम्हारे पास 3 घंटे हैं, कृष्णा धुन बना रहा है, उससे पहले उसको कुछ लिरिक्स दे दो। और मैं यही सारे शब्द जानता था हरियाणवी के, कित और घनी, घना, घनी, बावड़ी। तो मैंने कहा चलो इसको सबको फिट कर देते हैं इसमें। तो
फिर मैंने गाना ये लगभग रात में 12 बजे एक मुखड़ा और एक अंतरा लिख दिया था। तो मैंने अपने एक जाट दोस्त को फ़ोन किया कि भाई ये कई बार फ़ोन किया, उठाया नहीं उसने। तो मैं समझ में आ गया था कि वो अब दूसरे लोक में होगा वो। तो मैंने उसकी वाइफ को कॉल किया, तो वो काफ़ी परेशान हो गई कि यार मतलब पता नहीं इतनी रात में क्यों कॉल कर रहा है, कुछ दुर्घटना तो नहीं होगी। तो मैंने कहा कि मुझे गाने के बारे में। बोला मैं क्या बोलूँगी गाने के बारे में। तो मैं सिर्फ ग्रामेटिकली उसको चेक करवा रहा था कि ये सही है कि नहीं। तो उन्होंने कुछ कुछ वर्ड बोले जो कि रोज सवेरे नीम अंधेरे घर से भाजी थारे वास्ते। अब मैंने कहा यार भाजी नहीं समझ में आएगा, महाराष्ट्र में बिल्कुल अलग समझेंगे लोग, और उस तरफ तो बिल्कुल ही नहीं पल्ले पड़े, तो उसको भागी ही रखा वो। हॉस्टल में मतलब जब किरोड़ीमल कॉलेज में था तो हॉस्टल में काफ़ी दोस्त थे जो कि हरियाणा से थे, तो उनका फ़ायदा इस गाने में उठा लिया मैंने। जैसा फायदा बहुत अच्छा उठाया, बहुत अच्छा था, लेकिन गाना सुपर हिट, बहुत अच्छा वेल रिटन सॉन्ग था। धन्यवाद, वेल रिटन सॉन्ग। मेरा सवाल आपसे भी, अगर आपको यूपी और बिहार के बैकग्राउंड का गाना कोई लिखने के लिए कहे तो लिख लेंगे आसानी से, या फिर मोहर इतनी कैडी हो गई कि अब कुछ भी लिखवाएंगे लिख लेंगे? अगर मुझे लगेगा कि देखो पैसा मांगना गलत बात है अपने काम, बिल्कुल। क्या राइटर गरीब होना चाहिए, कुर्ते पजामे में आना चाहिए? क्यों नहीं ये हक, क्यों सोचते हैं ऐसे लोग? क्यों नहीं लोगे आप गाना? वैल्यू बनती है आपकी, टाइम लगता है प्रोसेस में। आप पंजाब से आके तो पैसा नहीं मिलता था, कोई पैसा देता नहीं था, धीरे धीरे काम बना, आपका काम आपको दिलाता है। और क्यों नहीं अपने राइट के लिए फाइट करेंगे? आपको पैसा लेना चाहिए। क्वेश्चन क्या था अपना? सॉरी। हाँ देखो, अगर मुझे लगेगा कि एक हुक लाइन मुझे मिल गई यूपी की तो मैं निभा जाऊंगा पूछ उछ के, जैसे आपने किया, ठीक है। अगर मुझे लगा नहीं लिखना तो मैं नो बोल दूंगा। मैं उतना अफोर्ड करता हूँ कि मेरे को लगेगा मेरे को नहीं, इतनी जरूरत नहीं है। अगर मेरे को लगेगा कि कोई काम ही नहीं है, एक ही गाना आया, तो मैं तो अपने दोस्तों को फोन खड़काने शुरू कर दूंगा। मेरे पास एक ही आया था। अब ऑडियंस से सवाल ले लेते हैं, आप में से जिसको सवाल पूछना हो। मैं पूछ लूँ एक सवाल? जी। हम लोगों को ऐसा लगता है, तकनीकी तौर पे है भी, कि ये सारे लोग आपस में कॉम्पिटिटर भी हैं, इंडस्ट्री में हैं, एक ही काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़े हिंदी के पत्रकार हुए हैं राहुल बारपुते, जिन्होंने नई दुनिया का पूरा संस्थान शुरू किया, और प्रभास जोशी और राजेंद्र माथुर जैसे बड़े पत्रकार संपादक निकले उस संस्थान से। राहुल बारपुते के बारे में एक बड़ी सुंदर बात कही गई कि उनसे पूछा गया कि ये नौजवान आपकी नर्सरीज निकले, इतने बड़े संपादक हो गए दिल्ली जाकर, तो आपको अजीब लगता है कि इतना बड़ा हो गया? तो फिर किसी ने उनके बारे में लिखा कि राहुल जी का आकाश, राहुल जी की ईर्ष्या नीले आकाश की ईर्ष्या है, और कितनी भी कोई परवाज भरे आकाश को कितनी ईर्ष्या होगी। तो हमें लगता है कि लिरिसिस्ट हैं यहाँ, तो बड़ा, जैसा अश्विनी जी कह रहे थे कि विनम्रता दिखा रहे हैं, पर नहीं होगा। जब हम ये सेशन प्लान कर रहे थे तो मेरे कुछ दोस्तों ने मेरी बड़ी मदद की, गौरव सोलंकी ने, राजशेखर ने, बड़ा चर्चा कर दी यार किसको बुलाएं। तो ये राजशेखर का इसरार था कि यार एक ही जैसे लोग आ जाते हैं जो एक ही जैसे गाने लिख रहे हैं, या तो सुपरहिट लिख रहे हैं या बिल्कुल कविता वाली बात करे जा रहे हैं। कुमार भाई को बुलाओ, समीर अंजान को बुलाओ, वरुण से भी हम लोग की बात हो रही, तब भी ये बात आई थी कि आप आज की तारीख में साल 2016 में खड़े होकर कुछ भी कहें, आनंद बख्शी साहब का आपने जिक्र किया, या एक फर्मे में उनको फिट कर दें, पर ऐसा नहीं कि वो एक ही फर्मे वाले हैं। और ये बेहद जरूरी है कि दो बहुत ही अलग अलग किस्म की चीज लिखने वाले लोग एक साथ मंच पे बैठे और अपनी रचना प्रक्रिया को शेयर करें। तो शुक्रिया राजशेखर, और शुक्रिया कुमार साहब कि आप आए। मेरा सवाल ये है कि मैंने अनुराग कश्यप से पूछा कि गुरु लिखते हो, फिर सिनेमा भी बना देते हो, सबसे पहले क्या लिखा था? बोले डोसे पे कविता लिखी थी। कुमार ने सबसे पहले क्या लिखा था? यार ये बड़ा टफ क्वेश्चन है। मैंने सीधा ही धुन पे लिखा आगे गाना। क्या बकवास सा गाना था। नहीं नहीं, अरे आप मेरे ऑल ऑफ सडन मुझे ये शौक पड़ा था लिखने का, तो मैं जब भी शौक पड़ा तो मैंने बोला मैं बॉम्बे जाना चाहता हूँ। पापा ने बोला यस, मैं आ गया। इधर आके स्टार्ट ही कॉमर्स से हुआ, तो मैं क्या करूँ? क्या पहला क्या? पहला था एक गाना जो ऐसे गाया था मैंने
मैं प्यार करूं तो शर्माए दीदार करूं तो शर्माए मैं करूं तो क्या करूं हाय हाय इनकार करूं तो ये था। धीरे 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 सोच बढ़ी, गाना आया ही नहीं। और मुझे कंपोजर ने 1000 रुपये दिया गाने का, तो गलत फहमी का शिकार हुआ मैं थोड़ा सा। तो मैंने वो पोस्ट से मम्मी को भेज दिया, गाना पैसे भेज दिए, तो मेरे को लगा एक गाने का 1000 रुपये मिला, ठीक है। दूसरा गाना उसने लिखाया, मैं कहा पाजी पैसे, कहता वो जो 1000 रुपये दिया था 500 उसका था, 500 इसका था। लेकिन अब मेरी सोच जो है वो है कि एक चीज मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जो कि पन्ने पन्ने को तरसती दुनिया, पन्ने पन्ने को तरसती दुनिया किताब हाथ में आते हिसाब करने लगती है। राजशेखर, सबसे पहला क्या लिखा? लव लेटर? क्या क्या कहा आपने? सबसे पहले क्या लिखा? मतलब छुटपन में कुछ लिखा हो, बड़े होके जो पहली चीज? दोस्तों के लिए जो याद है, दोस्तों के लिए चिट्ठियां लिखी, मतलब वो किसी और को दे, तो ये चिट्ठियां लिखी है। और कविता? आप बाहर मिलिए। यस। कविता मतलब याद नहीं है, मतलब कुछ बहुत ही गहरी और उबाऊ कविताएं 9th 10th में लिखी थी। मतलब गहरी नहीं, बहुत लंबी और उबाऊ कविताएं, और मतलब बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं लगा। झूठ मूठ का एक तत्सम और संस्कृतनिष्ठ हिंदी जो जहाँ पे ठूसने की वो है, वही लगता था कि दिवस का अवसान समीप था, गगन भी कद था, कुछ लोहित हो चुला, इस तरह का जो पूरा हरिऔध जी का मतलब उस तरह का मामला लग रहा था कि वो, तो इस तरह का कुछ लिखा था। मतलब मैं फाड़ आया उनको। पुनीत? सबसे पहले तो याद नहीं, जो पुरानी कविताएं थी मम्मी रद्दी बेच दी, उसके बाद जो था वो प्यार में धोखा खाया तो जला दी, तो कुछ ऐसा पुराना बच्चा नहीं। लेकिन हाँ, मैंने भी दोस्तों के लिए काफी मैंने पुण्य कमाए हैं। फिर से शुरू करते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले मुझे एक दोस्त ने कुछ भेजा था जो मैंने उसके लिए लिखा था, तो मुझे वो याद है 2 लाइनें। तो खुद का पुराना पढ़ा हुआ लिखा, तो यूं था वो कुछ कि तो उसको प्यार में धोखा हुआ था, उसको कुछ भेजना था उसको। अच्छा, ये कितने किंतु परंतु लगा के सुना रहे हैं। एक कह रहे हैं कि फाड़ दी, दूसरे पता नहीं, याद नहीं है, मतलब सही में बुरी कविताएं थी। जट नो इफ नो बट करेक्ट बात। यूं था कि वो खनका था मेरी आहट से एक पराया दिल, खनका था मेरी आहट से एक पराया दिल, इस सोच के हमने फिर से आज दुखाया दिल, मस्जिद में पुरानी देखा सुर्ख नया पत्थर, ये कौन मेरे महबूब से मांग के लाया दिल। मैं आप लोगों को माइक दे रहा हूँ। एक आखिरी सवाल, मुझे मौका नहीं मिलता है इन लोगों से बात करने का, खासतौर पे कुमार भाई बहुत बिजी रहते हैं। एक्चुअली हमारी मुलाकात भी अभी पहली मर्तबा ही हुई है, पर आगे मुझे भरोसा है कि मैं अक्सर आपको तंग करता रहूंगा। ऐसी बात करूंगा तो कौन नहीं तंग करेगा, बताओ। आप सवाल क्लीशे भी साउंड कर सकता है और हो सकता है कि औचक भी लगे, मुश्किल भी लगे। कोई एक गाना जो आपने लिखा हो, आपको लगा हो कि ये बहुत सही गाना बन पड़ा है और ऑडियंस ने उस टाइम नहीं पकड़ा हो। आपने जिक्र भी किया कि हमने साहब नैना लगिया बादशाह भी लिखा और वो सब। एक कोई गाना अगर हो जो आपको बहुत, आपने बहुत सोच के, बहुत क्रिएटिव आजादी भी मिली हो, लिखा भी हो, लेकिन ऑडियंस का उस वक्त रिस्पॉन्स वैसा ना रहा हो, ये आप तीनों ही लोगों के लिए सवाल है। मुझे ये गाना 6 महीने के बाद समझ में आता है, तो मेरे को मेरी अपनी सोच ही 6 महीने के बाद स्टार्ट होती है गाने को। हाँ, ऐसा हुआ है कि जब हम गाना लिखते हैं ना, मेरा खास था, मैं फ्लो में रहता हूँ ज़्यादा मैं प्लानिंग के साथ नहीं गाने को अटेम्प्ट करता हूँ। मुझे छोड़ दो थोड़ी देर, बाद में रिजेक्ट कर देना गाना, भले एक बार मुझे लिखने दो फ्लो में जो मेरे मन की सोच है। एक गाना है जिसको वो मैं ओ माई गॉड का गाना है, जो मैं तो नहीं इंसान, अक्षय भाई ने लिखवाया मुझसे। मैं तो नहीं इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो दुकानों में, दुनिया बनाई मैंने मिट्टी से अपने हाथों से, दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से, फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान है कहाँ। अब मेरे को लगता था ये मैंने अच्छा लिखा है, कृष्ण भगवान जमीन पे आके अपनी बात कर रहे हैं। अब मुझे मालूम कितनी रीच है गाने की रीच क्यों लिखवाया। जब आप एक बार भी माइक पे जाके बोलते गाना मैंने लिखवाया अच्छे तरीके से आपसे, पिता पे गाना लिखा है, उसमें बॉस में पिता से है नाम तेरा गाना।
क्यों लिखवाते हो ऐसे गाने, क्यों कुरेदते हो ऐसे दर्द जो आप बाहर ही निकाल सकते टीवी से। आप पिता पे गाना मैंने लिखा है, वो पिक्चर के अंदर ही मर जाता है बेचारा गाना। ऐसा गाना नहीं लिखना चाहता, मुझे इरिटेशन शुरू हुई थी, क्यों लिखवा रहे हो ऐसा गाना। आपको कमर्शियल लिखवा दो, पिता पे कोई डैडी सॉन्ग बना देता हूँ मैं, क्लब में नाचेंगे लोग। तो डैडी लिख दूंगा तो सब फट फट, पिता लिखूंगा नहीं चलेगा। डैडी लिखूंगा एकदम अच्छा, डैडी में फोनेटिक्स है ना। पिता कौन बोल रहा है आज बताओ, पिताजी कितने लोग बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। डैडी, डैड, मॉम शुरू हो गया ना, तो क्यों नहीं बदलेगी राइटिंग फॉर्म, क्यों नहीं बदलेगी सर। आज 16 साल पुराना जो बच्चा होगा उसको कपिल देव का भी नहीं पता होगा सर, गाने का क्या पता होगा पुराना। तो उसकी सोच से देखता हूँ कि 16 साल उसको इसकी माइलेज है शब्द की उधर तक। कभी कभी ऐसा लगता है इस शब्द की माइलेज आएगी। जहाँ एक प्रॉब्लम हुआ लाइफ में कि वन स्टैंड वाले गाने समझ में आए, मेरे को अच्छा लगा। इनको वन स्टैंड वाला गाना अच्छा लगता है लोगों को। तो सुबह होने ने दे, फिर मिल गए जो छोरा छोरी, ऐसे दिमाग में बातें बैठनी शुरू हो गई। फिर जब बेबी डॉल बना, चिट्टियां गुलाइयां बना, मैं कहा लड़की अगर बोले मैं ब्यूटीफुल हूँ बहुत अच्छा लगता है, लड़का बोले मैं हैंडसम बकवास लगती है बात ना। अगर मैं खुद को मैं बहुत हैंडसम, क्या शेखी मार रहा है, लड़की बोले मैं ब्यूटीफुल हूँ, अदा उसको फब रही है, अच्छी लग रही है, तो वो फॉर्म भी एक दिमाग में आई कि लड़की अपनी तारीफ करे और ज्ञानों गुणों की बातें करे, तो लड़कियां ज्यादा गाना पसंद कर रही है मेरे को। एक गाना था तनु वेट्स मनु रिटर्न्स में, एक जो कि कौन सा गाना नहीं आपको मिटा देना चाहते, ऐसा था क्या? जैसे कुमार भाई ने कहा कि मैं गाना लिख देता हूँ फिर 6 महीने बाद देखता हूँ, पर आप इतने निर्मोही नहीं हो पाते हैं। और कई बार क्या होता है कि लिखने के प्रोसेस में आप बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, कई बार जरूरत से ज्यादा जुड़ जाते हैं, बिल्कुल यार ये तो चलेगा ही। और ये हम लोग साथ जर्नलिज्म में होता है कि हम कोई स्टोरी करते हैं, बहुत लग के करते हैं, दिन 4 दिन 6 दिन की, ये तो बहुत पढ़ी जाएगी, और वो नहीं पढ़ी जाती है। हमें लगता है इसमें सब कुछ है, और कोई कहानी हम आधे घंटे में घसीट देते हैं और वो वायरल हो जाती है। तो ऐसा कोई गाना जो बहुत तनु वेट्स मनु रिटर्न्स का एक गाना है ओ साथी मेरे, बहुत वो गाना मैंने धुन पे लिखी थी, और उसका मीटर बहुत आड़ा टेढ़ा मीटर है, मतलब लंबा गाना है, 5.5-6 मिनट का गाना है, और कहीं पे उसमें बीच में उसमें भी वो वापस मुखरा ना के बराबर आता है, कहीं से स्थाई पे वो लौटता नहीं, गाने के एंड में लौटता है। और मुझे लगा था कि ये गाना बहुत सिर्फ मेहनत की बात नहीं, मुझे लग रहा था कि ये, मैं खुश था वो गाना लिख के, मुझे लग रहा था कि ये ठीक है, मैं इसको ओन कर सकता हूँ। ये मैं मॉडेस्टी से बोल रहा हूँ। मुझे सच में वो गाना बहुत पसंद था, मुझे लगता था कुछ बहुत अच्छा लिखा चला गया है, ये ऑनेस्टी है। वो गाना एल्बम में तो रहा, पर फिल्म में उसके रिफ आए, पर वो गाना फिल्म में नहीं रह पाया, इस कारण से बहुत लोगों तक वो गाना पहुंच नहीं पाया। तो उसका एक मलाल मुझे रहता है कि वो गाना, हालांकि आनंद ने कहा है कि वो गाना वो कहीं यूज करेंगे फिर से, पर वादे हैं, मतलब मेरठ वाली फिल्म में, शाहरुख वाली फिल्म में, शाहरुख खान वाली फिल्म में। पर एक गाना है जिससे कि ना मुझे ऑडियंस से थोड़ा सा मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ, नाराज नहीं, मुझे लग रहा था कि जैसे एक गाना है मूव ऑन, ठीक है, उस गाने में कई बार आप क्या क्या सोचते हैं कि वो लड़की है, उसका ब्रेकअप हुआ है, वो कह रही है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो कह रही है मियां मूव ऑन। उसमें एक लाइन थी कि नया जहां हम जब भी बसाएंगे, कोई नया खुदा भी ढूंढ ही लाएंगे, जो मिला नहीं कोई उस काबिल, हम खुद ही खुदा फिर बन जाएंगे, मियां मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन। मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ बहुत ही करिश्माई सी लाइन लिख दी है कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो से लेकर के एक जो जहां ड्रिफ्ट करती है आज की लड़की, कि वो कह रही कि तुम अगर वो कह रही कि मैं ढूंढूंगी, अगर कोई उस काबिल नहीं मिला तो मैं खुद खुदा बन जाऊंगी। मुझे लग रहा था कि शायद ऐसा नहीं कि लिखते हुए ये सोच के लिखा था, पर जब लिख दिया तो मुझे लगा कि शायद ये लाइन क्लिक करेगी, शायद पहुंच पाऊंगा मैं ऑडियंस तक, पर शायद वो बात नहीं हुई, पता नहीं। ऐसे बहुत सारे गाने जो मन से लिखे मैंने, और मुझे लगा कि यार ये कुछ मैंने ठीक ठाक लिख दिया है, तो बाकियों की तरह वो भी लोगों तक नहीं पहुंचे, और कम से कम इतने लोगों तक तो नहीं पहुंचे कि उसे हिट भी कहा जा सके, तो इस पर मैं ज्यादा कह नहीं सकता। राजशेखर जिस गाने का जिक्र कर रहे हैं, मेरी और राजशेखर की एक पर्सनल किस्सा भी है उस गाने से जुड़ा। वो साथी मेरे जो फिल्म में नहीं आ पाया, एल्बम में था।
और ये बात मैं, चूंकि यहाँ पर बहुत ईमानदारी से बात हो रही है, मैं अपनी पत्नी को 7 में से 5 दिन पिछले कुछ एक महीनों से यही गाना प्ले करके उठाता हूँ। ओ साथी मेरे हाथों में अब तेरे हाथों की गिरहा दी ऐसे कि छूटे ये कभी ना, चलना कभी सपनों के गाँव रे। अद्भुत पंक्ति है, अद्भुत कविता है। ऑडियंस, आपके सवाल। हाय सर, मेरा नाम रेहान है। सर, अभी जो मूवीज में ट्रेंड आया है कि पुराने गाने को रिक्रिएट किया जा रहा है रिमिक्स में, अभी वजह तुम में है और लैला ओ लैला आ रहा है रईस में, सर इसकी सच में जरूरत होती है या टूसे जा रहे हैं? मैंने लिखे ना 5-6 गाने, इसलिए आप मेरे से सवाल करते हैं। आपने रिक्रिएट किया? आपने रिक्रिएट किया? मैंने किया, मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैंने सोच समझ के किया है, ऐसा नहीं कि भूले से मेरे से गाना हो गया। देखो, ये कॉल मेरा नहीं है, मैं पिक्चर लिख रहा हूँ। अब पता नहीं उनको शक है हमारे ओरिजिनल गीतों पे, ये नहीं लिख पाएंगे, अब उनका प्रॉब्लम है। लेकिन मैं इस शहर में गाना लिखने आया हूँ, मैं हर दौर को जीऊँगा, हर गाने को जीऊँगा, मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं, हर काम करूँगा। मुझे गाना मिला माही पे, तो माही पे छोड़ो, उसके ऊपर का पार्ट भी क्रिएटिव है ना, वो भी देखना पड़ेगा आपको। या सारा जमाना आ रहा है गाना, उसके ऊपर भी नई धुन है और नए लिरिक्स हैं उसके साथ। आप जो अप्रिशिएट करनी, पहले उसको अप्रिशिएट करो। क्रिटिसिज्म तो लगा ही हुआ है साथ में, उसका क्या प्रॉब्लम है, वो तो सहने के लिए तैयार बैठे। जी, अगला सवाल। हाँ, आते। सर, मैं पहले आपसे माफ़ी चाहूँगा, आपसे मैं बहुत उत्सुक था क्वेश्चन पूछने के लिए। उसके पीछे कारण है, बता रहा हूँ। मधुबनी बिहार से मैं आता हूँ सर। प्रशांत कुमार नाम है मेरा। बायोटेक की पढ़ाई मैंने भी कर रखी है। हम तीनों तेरे अंदर समाये हुए हैं, मतलब पूरी तरह। मतलब ये कारण था सर। एक्चुअली आपने जो कहा, मैं ऐसा ही कहूँगा, जो भेजी थी दुआ, ये गाना मैं डाउनलोड करके स्टार्टिंग में डिलीट कर दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा था। कुछ दिनों के बाद एक टीवी शो पे मैंने देखा उसके रिमिक्स पे डांस हो रहे हैं, मुझे जच गया। मैंने दोबारा गाना किया डाउनलोड, अब तक मेरे प्लेलिस्ट में है। पहले क्यों नहीं जचा, उसका आंसर चाहिए सर। मुझे इतना स्लो लगा कि इमोशन नहीं थे ना उसमें, तो इस डांस में लगा आपको इमोशन, बीट में आएगा तो गाना। रिमिक्स था, ओरिजिनल ट्रैक नहीं था सर। वही तो बात करो, कमर्शियल में ज्यादा चीज आपको अच्छी लग रही है। मुझे ये बात बाद में समझ आई सर। ऐसा कुछ नहीं है, गाना कमर्शियल हो ना हो, गाना गाना होता है, वो अच्छा गाना होता है। अच्छा है तो अच्छा लगेगा, बुरा है तो बुरा लगेगा, डांसिंग है तो डांसिंग लगेगा। जो बीट है ना, वो क्लब में लेके जाती है गानों को, गाना नहीं जाता क्लब में। या आप ग्रूव डालते हैं जो डीजे, वो गाने को लेके। अब कितने सैड सॉन्ग जाओगे, सैड सॉन्ग रात को डार्क हाउस, जब डार्क फेज होता है टाइम, उधर सैड सॉन्ग को बीट में डाला होता है और झूम झूम के वो गाने बजते होते हैं। तो जो भेज को क्लब में तो नहीं जाना चाहिए ना गाने को, लेकिन इमोशन उस वक्त वैसा है, वो बीट डालते गाने को ले जाते हैं जी। लेकिन वो गाना अच्छा है, बाकी बहुत अच्छा सर, अब तक मैं सुन रहा हूँ उस गाने को। सर, मेरा सवाल आपसे सर है कि आपके गाने में एक्चुअली, जी सर, देसी टर्म बहुत आते हैं। आपने बोला, फिर ये साहब थे बोले कि वो साथी मेरे, आपने बोला फिल्म में है ही नहीं, मेरे प्लेलिस्ट में अब तक बज रही है। और उसमें एक टर्म है गिरा है। ये टर्म जो एकदम शुद्ध देसी है, मतलब जैसे हम लोग के यहाँ अच्छे से बोली जाती है, इधर गिरा का मतलब ही लोगों को ज्यादा मालूम नहीं होगा। तो हाँ, मुझे लगा गिरा, देखो गिरा, मुझे लगा गिरा है ना, मुझे भी ऐसा लगा गिरा है। अच्छा, तो सर, ये टर्म सब मुंबई में आके इन्वेंट हुए या पीछे से था, वही आया इधर? ये भी है गिरह वाले वरुण। हाँ, हमारे बीच वरुण ग्रोवर भी हैं। शब्दावली तो अपने साथ ही लेके आते हैं, मतलब उसमें नए शब्द जुड़ते हैं, पर अगर इस पर्टिकुलरली गिरह के बारे में, तो बहुत पुराना गाना भी है एक, दिल की गिरह को, जहाँ से वो होता है उसकी vocabulary तो उसके साथ ही होती है। हाँ, जो हमने पढ़ी लिखी होती है, बातें की होती है, बातें तो नहीं जाती, बातें तो रहती हैं आपकी। पर जो आपका जैसे रंगरेज में एक दो वर्ड है, जैसे कि मेरा फागुन रंग, मेरा सावन रंग, मेरा कुछ कुछ क्या भूलो, कुछ जो भी है, वो कुछ कुछ जो मौसमों के जो देसी नाम है, ठीक है, या ऋतुओं के जो देसी नाम है, वो सब किसानी जीवन के आसपास वो बहुत कि अभी फागुन आने वाला है या आसिन आने वाला है, वो क्योंकि गांव में गेहूं, धान, मक्का इस सब से जुड़ा हुआ है, तो वो गांव का हो तो वो सारे शब्द ऐसा नहीं लगता मुझे, उसके लिए रीच आउट नहीं करना पड़ता। अपनी बात अगर मैं करूं तो वो लगता है कि हाँ ये तो गांव घर का शब्द है, तो वो रहता है साथ में। जी, अगला सवाल। अरे बाप रे, एक सवाल पूछेंगे, छोटा पूछेंगे और ये नहीं बताएंगे कि मधुबनी से हैं कि।
सर मेरा नाम अरुण है। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कोई गाना बहुत ज्यादा हिट हो जाता है, जैसे बेबी डॉल था, मतलब वो मूवी के लोग नहीं जानते होंगे, बट उस गाने के हिसाब से मूवी चल गई, तो एज अ लिरिसिस्ट आपको लगता है कि जितना क्रेडिट मतलब उसकी एक्ट्रेस या एक्टर या डायरेक्टर, मतलब मुझे नहीं लगता कभी किसी स्क्रिप्ट राइटर या लिरिसिस्ट को मिला है, तो इतने बड़े लिरिसिस्ट होने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि मतलब मुझे क्रेडिट नहीं, पैसे की बात हो रहा है, मतलब आप इंडस्ट्री में कहीं भी हो, कितना कमा चुके हैं कितने साल से, बट ऐसा लगता है कि उतना क्रेडिट नहीं मिला, मतलब एक इसी में एक चीज़ और जोड़नी है मुझे कि एक नई डिबेट ये भी है कि लिरिक्स राइटिंग अपने आप में एक मुकम्मल पेशा है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे गाने लिखने वाले, बहुत सारे स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग गाने लिख रहे हैं, गाने वाले लोग गाने लिख रहे हैं, वरुण बैठे ही हैं, पीयूष मिश्रा हैं और तमाम लोग हैं। तो अभी आज के दौर में इरशाद कामिल हैं, आप हैं और 2-4 लोग हैं, आप तीनों ही सिर्फ गीत लिख रहे हैं, तो आप इसे ही भविष्य के पेशे के तौर पर देखते हैं या ये कि यार अभी मुझे फिल्में भी बनानी है अभी? मेरा तो प्रोफेशन है, हार्डकोर प्रोफेशन है। ये डाइवर्ट किस दिशा में मुझे, मैं तो गाना लिखने आया था, अच्छी बात है मैं गाना ही लिख रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने कभी सोचा नहीं है। अभी मैं लफ्ज़ जोड़ता हूँ, गीत बन जाता है, मुझे पता नहीं कैसे लिखना है अभी भी, तो फ्यूचर तो इसके अंदर मेरे को पता ही नहीं है। मैं फ्लो में हूँ, फिर बोल रहा हूँ, मुझे शब्द मिलते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि इसका गाना बना दूँ, बस इसके ऊपर मेरा दिमाग चलता नहीं है। जितनी जिद बच्चे और खिलौने में है, उतनी ही जिद आज भी मेरी है। खिलौना कितना महंगा मुझे पता नहीं, मैं हासिल करके रहूँगा, मैं चलूँ उस दिशा में। जी यूनुस भाई सवाल। ठीक है, जो अपने औकात से ज़्यादा मिल गया और क्या मांगे प्रभु से, बिना मांगे जो मिल गया अब मुझे, जो नहीं मिला उसका क्यों गम करूँ। इस कुमार, पिछले 5-6 सालों में अगर हम गिनना शुरू करें तो सबसे ज़्यादा हिट गाने आपने दिए हैं, और दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा तादाद में आप लिखते हैं। कहीं ऐसा नहीं लगता, एक डर ऐसा नहीं होता, राइटर्स ब्लॉक जिसको कहते हैं कि आगे का रास्ता कहीं नहीं सूझेगा, या एक नौबत ऐसी आएगी जब लिखने में दिक्कत होने लगेगी? दूसरी तरफ राज बैठे हैं जिन्होंने बहुत कम गाने लिखे हैं, राज से ये सवाल है कि क्या ऐसा नहीं लगता कि आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लिखते हैं आप, और आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा पेशेवर होना चाहिए? दोनों से दो अलग अलग तरह के। कंप्यूटर इंस्पिरेशन बना, उसके सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं ना, सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, वैसे ही मेरे को लगा अपने आप को अपडेट करके रखना चाहिए। जब आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी ना, तो कन्विक्शन पावर बढ़ जाएगी, कन्विक्शन बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो मेरी गीतकारी किताबों वाली नहीं है, किताब मैं पढ़ता नहीं हूँ, पता नहीं प्रॉब्लम मेरे को, पहले पेज से प्रॉब्लम है, तो मेरी उतनी पेशेंस नहीं है मेरे अंदर। तो मैं या उलझा बोलो, समझदार बोलो, मुझे पता नहीं है, लेकिन सर मुझे लगता है कि अभी कुछ लिखा ही नहीं है। अभी लगा अभी लिखूंगा थोड़े टाइम के बाद, ऐसा फील होता है मुझे। ये कमर्शियल युग है, पिक्चर ही अगर गोलमाल 3 बन रही तो आप मेरे से लिटरेचर एक्सपेक्ट मत करो ना फिर। तो पिक्चर के हिसाब से गाने बनते हैं। आप बोलते हैं आपने अच्छा नहीं लिखा ये गाना, हमने अच्छा नहीं लिखा, पिक्चर की डिमांड वैसी थी, तो अच्छी बात है कि उस डिमांड को मैं निभा के आगे निकलूँ। मैंने एक गाना लिखा था जो मैं दोबारा कभी ऐसा सोचूंगा कि ना लिखूं। एक गाना था, माइंड मत करना, लेकिन मैंने पंजाबी के हिसाब से लिखा था कि मुंडे कहते होर नच होर नच होर नच। मुझे उसके इंग्लिश मतलब नहीं पते थे, मैंने अपने पंजाब के हिसाब से गाना लिखा था। जब शब्द चेंज करने की बात आई तो मैं तुम इंग्लिश में सोच रहे इसको, मैं पंजाबी में सोच रहा हूँ, तो मैंने शब्द नहीं चेंज किया। उन्होंने गाना कहाँ लगाना लगा, मैंने लाइन नहीं चेंज की, क्योंकि मेरे को उसका दूसरा मतलब नहीं पता था। तो मैं स्टिक था कि ये करेक्ट है पंजाब के हिसाब से। तुम इंग्लिश में सोचो, तुम अंग्रेज हो, मेरे को पता नहीं। और जो इंग्लिश में गलती नहीं करता उसको अंग्रेज कहते हैं। मैं गलती पे गलती करूंगा इंग्लिश में लिख लिख के। जो सवाल आपने दरअसल कुमार भाई से, मैं कई बार लगता है कि ये आखिरी गाना है, जो कल लिख दिया वो आखिरी गाना था, और लगता है अब नहीं लिखा जाएगा, कुछ नहीं है मेरे दिमाग में। और हर गाने के साथ मेरे साथ पर्सनली ऐसा होता है कि मतलब कुछ बचा नहीं है अब लिखने को, मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। एक डर रहता है कि शब्द नहीं आएंगे मेरे पास कल, और बहुत बहुत गुस्से में होता हूं मैं अपने साथ अक्सर कि जब सिर्फ शब्दों से जब कुछ बदल रहा होता हो ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि कुछ तो अलग, कुछ थॉट वाइज कुछ अलग आए, कुछ बात हो तो मजा आए। फिर जब सिर्फ वो, मैं अब थोड़ी बहुत समझ गया हूं कैसे करना है कि शब्द बदल के आप वही चीज आप बार बार कर सकते हैं। पर मैं इस साल ज्यादा फिल्में कर रहा हूं,
कुछ हाँ अगले साल 3-4 फिल्में आनी चाहिए। और दूसरा एक लेवल पे मैं खुद अपने आप को भरोसा दिलाता हूँ, यार डॉक्टर ने थोड़ी कहा है कि नहीं लिखोगे तो बीमार पड़ जाओगे, तो ठीक है जितना चल रहा है, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि ये जी अगला जाए तो सोच नहीं मिलती, कभी कभी शब्द मिल जाते हैं, सोच नहीं मिलती। जो चुटकी नएपन की होती है ना, राइटर में एक होता है कि यार गाना लिखूं, कुछ ऐसी बात लिखूं जो पहले नहीं लिखी गई, ना सुनी हो। शब्द वही है, नैना वर्ड नैना ही रहेगा, नजर रहेगा, उसके आगे पीछे जो एडजेक्टिव चेंज करें वो एडजेक्टिव कभी कभी नहीं मिलते, तो राइटर उलझता उसके लिए, शब्दों के लिए नहीं उलझा कभी भी, हाँ हुकलाइन के लिए उलझता है आज। जी पूछे। जी बहुत कम ऐसे आइटम नंबर्स हैं जिनको अगर आप आपकी फैमिली के साथ सुने तो आपको अच्छे लगते हैं, जिनसे आप कोई अश्लीलता झलकती नहीं है। जैसे उनमें से एक उसी वजह से बेबी डॉल मेरा एक फेवरेट गाना है। एक और है गुलजार साहब ने जो लिखा है कजरा रे, वो तो अगर आपसे कभी ऐसा किसी से डिमांड हुई है कि हाँ भाई कुछ ऐसा लिखो कि जिससे थोड़ी वल्गैरिटी छलके, और आप ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो? हाँ मेरे को डिमांड होती है, अक्सर हो जाती है। एक फिल्म आई थी मेरे डैड की मारुति, तो उसमें एक गाना जो मकबूल हुआ था, पंजाबी गाना ही चल रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, पंजाबियों की बैटरी चार्ज रहती है। तो उसमें एक गाना था जब हिलेगी मेरी हिप करेंगा हिप्पे फुर्रा करके गाना था। मैं उस गाने को नहीं लिखना चाहता था बिल्कुल ही, लेकिन डायरेक्टर की डिमांड थी कि पिक्चर में तो ऐसे ही गाना चाहिए। उन्होंने एक वीडियो दिखाया मुझे, मैं बोला कि ये मेरी ख्वाहिश नहीं लिखना, लेकिन मैं लिरिसिस्ट हूँ, मैं जॉब पे मैं गाना लिखूंगा, तो मेरा काम था गाने को निभा के आगे निकलना। चलना वलना मैं सोचता नहीं हूँ, सिचुएशन कैसी निभ रही है मेरे से, तो जब हिलेगी मेरी हिप करेगा हिप पे फुर्रा ऐसे करके, ये मेरी ख्वाहिश लिखने की नहीं थी, ये डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू था कि मुझे ऐसा ही गाना चाहिए। अब डायरेक्टर होते कभी कभी जिद्दी, और हम भी महा जिद्दी, कभी कभी हम मान जाते हैं, कभी कभी मना लेते हैं, तो वहाँ पे मैं उनकी बातों में आगे मैंने लिख दिया, लेकिन मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखता हूँ कि मैंने गाना लिखा और मेरा नाम भी उस पर लिखा है मैंने, टेंशन ना लो। बेबी डॉल नहीं लिखूंगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। सर मेरा प्रश्न ये है कि एक एज अ लिरिसिस्ट सबसे टफ काम क्या है, लिखना या म्यूजिक डायरेक्टर या डायरेक्टर को कन्विंस करना कि आपने जो लिखा है वो सबसे बेहतर है? सबसे काम ही लिखना टफ है। जो सिचुएशन है जो भी दिया गया है उसके लिए जो आपने लिखा है वो बहुत ही अच्छा है, काबिल है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, तो एज अ लिरिसिस्ट किसी गाने को लिखना आसान है या उसको कन्विंस करना? मैं जवाब दूं? आप ही सीनियर हैं। सीनियर कितों हले तो बच्चा, हले तो बड़ा होना बाकी है। होता है ऐसे कभी कभी, जैसे नैना लगियां बारिशां, मैंने 16-17 बार गाना लिखा था। कभी कभी डायरेक्टर फंसी होता है, कभी कभी वो बात निकाल देता है गाने से जो आपके दिल की बात होती है, आपने बहुत अच्छा लिखा होता है, पर हार वहीं होता है जहां बेस्ट होता है, वहां पे प्रॉब्लम होती है। अब कोई आके मुझे बोले ये दुनिया पित्तल दी निकाल दो, तो राइटर तो क्यों नाराज नहीं होगा, होगा नाराज। हाँ बकवास सी बात लिखी, उसके ऑप्शन बनाए जा सकते हैं, अच्छी बात का कोई ऑप्शन नहीं होता, चलंत बात भी नहीं हो तो नहीं होनी चाहिए। कई बार फंसी होते हैं डायरेक्टर, लिखवाते हैं बहुत बार है, घूम फिर के फिर पहले पे भी आ जाते हैं कभी कभी। जैसे एक गाना है मेरा, तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के, ये तो हो सकता है, लेकिन आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ के, ये मुश्किल बात लगती कुछ, लेकिन ये बकवास बात है। तो प्रीतम दा ने मुझे बोला कि इस लाइन का ऑप्शन दे दो, मैं कहा 2 बातें फ्यूचर में नहीं होंगी, मेरा हुकलाइन और मेरा ऑप्शन नहीं मिलने वाला। अब वो कौन दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, क्या मेरे दिमाग में धुन दी थी, तो मेरे माइंड में थॉट आया, लिख दिया, मैं उसको सोचने में नहीं गया, मुझे फोनेटिकली अच्छा लगा था, ये सोसाइटी में रिलेट हो रहा है, मैं देखता रिलेट हो रहा है, तो एक्शन है उस गाने के अंदर, लड़का सोच सकता है ऐसे सिग्नल तोड़ सकता है, तो मैंने डाल देता हूँ। एक मेरा मोह है तो मैं पूछ के ही मानूंगा। हाँ वो वरुण आ गए, वो उलझ गए के धागे लिखा उन्होंने कि मतलब एक तो यही था कि दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड की एक व्याख्या ये की कि ये उस पीढ़ी का गाना है जो अलग अलग शहरों में गर्लफ्रेंड रखता है, उसमें भी दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड श्रेष्ठ है। देखो और इसलिए नहीं, मैं एक तो ये आपने बता दिया, लेकिन मैं लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल भी जानना चाहता हूँ। यार अभी गाने लिखने इल्जाम के तौर पे पूछ रहे हो कि मेरी क्रिएटिविटी पता मुझे? नहीं कुमार भाई, इल्जाम के तौर पे नहीं है, चूंकि इल्जाम, हाँ नुक्ते दुरुस्त नहीं होते। मैं
प्रोसेस जानना चाहता हूं। हम लोग को बड़ा ये होता है कि आप लोगों ने लिखा, इतना मकबूल हुआ गाना, उस वक्त जहन में क्या चल रहा था, सर, क्या जो ब्रीफिंग थी? अगर ये गाने रिक्रिएट किया गाना, ये गाना फैजल पुरिया का था, जब मेरे तक पहुंचा तो उसमें मैंने अंतरा और रैप ऐड किया है। जैसे काला चश्मा भी आया तो उसमें भी अंतरा और रैप ऐड। अगर ये रिक्रिएटेड गाने 100 मिलियन करेंगे तो हमारे जो ओरिजिनल गानों का क्या होने वाला है? ये मेरा भी एक सवाल है, क्योंकि मेरे को शौक नहीं है रिक्रिएट करने का, बट मेरे पास काम आता है, मेरे को करना है। तो चुल जो गाना था, लड़की ब्यूटीफुल, हुक तो पहली था लड़की ब्यूटीफुल, उसमें चुल है गाने में, इसलिए हिट हुआ। उसमें एक्शन है, लोग वो चुल कर सकते हैं सोसाइटी में। मैं गाने को देखता हूँ ऑब्जर्वेशन के आधार पे। अगर किताब लाइब्रेरी के ऊपर पड़ी हुई है, धूल मिट्टी खा रही है, मेरे लिए वो किताब नहीं है। मुझे साउंड में रहना अच्छा लगता है। लव साउंड में होंगे तो ताउम्र तक जिएंगे। किताब में मर सकता है शब्द, साउंड में नहीं मरता कभी, कहीं ना कहीं चलता रहता है, कहीं ना कहीं चलता रहता है।